ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से पंपोर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो मौजूदा हालात क्या दिख रहे हैं? क्या अभी आतंकवाद पर काबू पाने के लेकर बहुत कुछ मशक्कत करनी होगी? हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बख्शी साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पंपोर में जो कुछ हुआ है उसके बाद हम जिस तरह से तमाम बातें कर रहे हैं कि हम आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर जो कोशिश कर रहे हैं, क्या यह घटना एक सेटबैक के तौर पर देखी जाए? देखिए साहब, बात ऐसी है कि सेटबैक तो आप पिछले 30 सालों से खाते आ रहे हैं जी। अभी तक आपने बिल्कुल रक्षात्मक और अपने ही देश तक सीमित जवाबी कार्रवाई करी है। जवाबी कार्रवाई कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है कि कहीं पे हमला होता है, आप उसको सीमित रखने की कोशिश करते हैं, उसके जवाब में फायरिंग करते हैं, उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। ये कब तक चला रहेगा? ये रक्षात्मक ढाल कब तक काम करती रहेगी आपकी? जब तक आप पाकिस्तान के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ऐसी हरकतों के लिए, तो वो क्यों ऐसी हरकतों से बाज आएगा? बात यह है कि वो तो चलता रहेगा, करता रहेगा। उसके लिए नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर आपने अलाउ कर रखी है जी। आपने ऊपर से उसको आश्वासन सा दे दिया है कि सिवाय इफ्तार पार्टी के और टॉक्स के हम आपके साथ कुछ करने को तैयार ही नहीं, कि हम तो आपसे बात किए बगैर मर जाएंगे, यहाँ पे डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो जाएगा कि पाकिस्तान हमारा नेबर, हम उससे बात नहीं कर रहे, पता नहीं कितने लोग गश खा के मरना शुरू हो जाएंगे। बात यह है कि अब हमारे जो है सिपाही और हमारे जो सिटीजन्स हैं लगातार मरते आ रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हम बातों की सीमा रेखा लांघ कर अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाएं, तभी वो ऐसी हरकतों से बाज आएगा। नहीं तो कोई इंसेंटिव नहीं है उसके लिए पीछे हटने को। जनरल बख्शी, क्या इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब भी ये पीस टॉक शुरू होती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में आर्मी को प्रॉब्लम हो जाती है, सेना को प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। इसका मतलब ये कि वहां पर सब कुछ नियंत्रण करती है सेना, तो फिर वहां जो सरकार है उससे हम बात करते क्यों हैं? नहीं तो आपको क्या शक है कि वहां पे सेना का नियंत्रण है? कब शक आया आपको? ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं, फिर हम बात देखिए, करते ये पाकिस्तान में नवाज शरीफ मात्र कठपुतली है जी, मात्र कठपुतली है। सारा तमाशा पीछे से कठपुतलियां नचाती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई। आप इस सच से पूरी तरह रूबरू हैं जी। फिर भी आप जो है ये पूरा हमने कोशिश की है इतनी पुरजोर कि हम पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब से बात करें। आप असली में गलत शरीफ से बात कर रहे हैं। राहिल शरीफ इंचार्ज है और नवाज शरीफ से बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिवाय नवाज शरीफ साहब को हार्ट अटैक हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं ना वो कर पाए हैं ना वो कर सकते हैं जी। और हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज से आपको जी सर जी पाकिस्तान की फौज को आपको उस भाषा में बात करना होगा जो भाषा पाकिस्तान की फौज समझती है, बिल्कुल फौजी भाषा। ये सर डराने वाला आंकड़ा है। हमारे 8 जवान शहीद हो गए, 5 की हालत अभी गंभीर है, कुल 21 जवान घायल हुए हैं। अब ये जो सीआरपीएफ के डीजी हैं वो कह रहे हैं यहां पर चूक हो गई है, वहां उन्होंने 200 राउंड फायरिंग कर दी। इन तमाम चीजों को लेकर, इस चूक को लेकर आखिर हम गलती कहां कर रहे हैं? देखिए, गलती आप कर रहे हैं एक रक्षात्मक नीति अख्तियार करके। आप अगर केवल अपनी ही सीमाओं के अंदर लड़ना चाहते हैं, आप खुली छूट देना चाहते हैं दूसरे को कि वो वार करे और पार भाग जाए, वो वार करे और करता रहे, आप सिवाय इफ्तार पार्टी खिला के मार डालने के कुछ नहीं करेंगे। आप बिरयानी खिला खिला के मारेंगे या कबाब खिला के मारेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप पलटवार करें। सर, क्या मुझे बड़ी खुशी हुई बयान सुन के पर्रिकर साहब का और राजनाथ सिंह जी का, लेकिन अब हम लोग बड़ी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं कुछ एक्शन देखने का। जी, अब जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, एक चेतावनी, और ऐसी सख्त चेतावनी कम ही हम राजनेताओं से सुनते हैं जो उनकी ओर से आई है। उम्मीद करें कुछ?
करनी पड़ेगी हमें, और सरकार को भी इस पे डिलीवर करना होगा। उनकी क्रेडिबिलिटी लाइन के ऊपर। सर, हम बड़ा सवाल यह है कि इस प्रॉक्सी वॉर का क्या हमारे पास तोड़ नहीं है? आखिर क्यों हम अपने जवानों को ऐसे खो देते हैं? ये जो पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में ये हलचल, ये बौखलाहट बहुत तेज हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मैं कह रहा हूं पिछले 30 साल से जी। आप लगातार रक्षात्मक होके खेल रहे हैं। आप पूरी की पूरा इनिशिएटिव आपने पाकिस्तान के हाथ दिया हुआ है। वो जब चाहे जहां चाहे हमला करे। आपके पास केवल और केवल एक विकल्प है, इफ्तार और टॉक्स, टॉक्स और इफ्तार, इफ्तार और टॉक्स। तीसरा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। यहां पे नाटक लोगों ने स्वांग फैला रखा है कि अगर हमने कोई सैनिक कार्रवाई करी तो न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाएगा। ये कोई न्यूक्लियर युद्ध कोई गुड्डा गुड़िया का ब्याह है क्या? कोई मजाक है क्या? ऐसे कि वो ऐसे ही छिड़ जाएगा? आप जरा करके तो देखिए। सन 2001 से 2003 तक तोपें चल रही थी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। पाकिस्तान उफ बोल चुका था और पाकिस्तान ने सीज फायर मारा था। तो आप क्या तोपें नहीं चला सकते? तोपें आपकी मुंह बंद हो गए क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? आप स्पेशल फोर्सेस से पार रेड नहीं कर सकते? आप मिसाइल स्ट्राइक नहीं कर सकते उसके टेररिस्ट कैंप्स पे? आप कोई क्लैंडस्टाइन एक्शन नहीं कर सकते उसके टेररिस्ट कैंप, लॉन्च पैड्स इत्यादि उसके जो सरगना हैं? अब समय आ गया है कि हम कुछ करके दिखाएं ठोस। सर, शुरुआत तो जब 2014 में एक नई सरकार आई और उसके बाद मुझे याद है जो अक्टूबर का महीना था, सितंबर अक्टूबर का, जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया था उसको लेकर पाकिस्तान ने खूब हो हल्ला मचाया था। और वहां से जब ये कहा गया कि एक गोला दागा जा रहा है तो यहां से 10 दागे जा रहे थे। शुरुआत तो कुछ ऐसी हुई थी और लगा था कि पाकिस्तान जो भाषा समझता है उस भाषा में जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि वापस पुरानी पॉलिसी पे चले गए हम लोग? देखिए साहब, उस वक्त 2014 में भी क्या जवाब दिया आपने और किस हथियार से दिया? मोर्टर और मशीन गनों से। ये तो 1947 से चलती आ रही है। तो थोड़ी सी ज्यादा फायर कर देने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्या आपने तोपें चलाई? क्या आपने बॉर्डर के पार रेड किए? क्या आपने मिसाइल फायर किए? क्या आपके जहाज बॉर्डर के पार गए? तब तो कुछ लगे कि हाँ साहब आपने एस्केलेशन करी है। अगर आप बोले कि साहब हमने दबा के मोर्टर फायर किए, मशीन गन फायर करी, वो तो रोज चलती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आपने थोड़ी ज्यादा फायर कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया? उससे फर्क नहीं पड़ेगा साहब। आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पार भी लाशें टपकानी पड़ेगी, तब जाके समझ आएगी कि इसकी कोई कीमत है। सर, कि ये आप सस्ते में भारतीय जाने, भारतीय खून इस तरह नहीं बहा सकते। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, आप इन तमाम चीजों को लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं। इस डिफेंसिव अप्रोच की वजह क्या है? देखिए, अभी तक तो वजह केवल और केवल ये थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। हमें पूरी उम्मीद थी कि मोदी सरकार के आने के बाद ये जो इच्छा शक्ति का अभाव है ये पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ये अभाव नहीं रहेगा। लेकिन अफसोस यह है कि अभी तक हमने कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी है। हम अभी भी उम्मीद में हैं कि कार्रवाई होगी। हम समझते हैं कि पहले हमारे जो हथियारों में, हमारी आयुध पूर्ति में कमियां थी, जो पिछले 10 साल से पिछली सरकार हमारे लिए विरासत छोड़ गई थी। एमुनेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब काफ़ी हद तक वो आयुध पूर्ति हो चुकी है। अब हम कब तक इंतज़ार करेंगे? जी, ये गंभीर सवाल है। और जैसा कि हमने देखा था कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी म्यांमार में जाके, जिसको लेकर चर्चाएं थी, फिर सवाल कई खड़े हो गए थे। बिना किसी वजह से पाकिस्तान ने बौखलाहट में बयान देने शुरू कर दिए थे, घबराहट से दिखने लग गई थी। लेकिन उसके बाद हमें जैसे कदम उठाने चाहिए थे, वो जो माहौल बनाना चाहिए था, हम नहीं बना पाए। हाँ, मैं समझता हूँ उसमें चंद एक हद बंदिशें थी आपकी, और वो हद बंदिश ये थी कि आप कब और कहाँ लड़ाई देना चाहते हैं, कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन ये मान लेना कि हमने छोटी सी भी कार्रवाई करी तो पूर्ण तरह युद्ध छिड़ जाएगा, न्यूक्लियर युद्ध तक जाएगा, ये बचकानी बकवास है। और जितना जल्दी हम इससे उभर कर आगे बढ़े उतना अच्छा है। सर, इससे तो हमें सोचना ही चाहिए कि जब कारगिल हमको एस्केलेशन करनी पड़ेगी न्यूक्लियर जैसा और एस्केलेशन डोमिनेंस रखनी पड़ेगी। जी,
माफ कीजिए। सर ये तो हमें समझना ही होगा कि जब कारगिल वार हुआ उस वक्त भी दोनों देश न्यूक्लियर पावर से लैस थे, लेकिन तब भी ऐसा तो नहीं हुआ था। देखिए 3 महीने वो युद्ध चला था जी। कितने एटम बॉम्ब आपने दिल्ली पे गिरते देखे थे? ये महज बकवास है। ये ऐसे ही अपने आप को डरा डरा के भूत 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 बोल के मूर्छा में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहां दिल्ली में एक तबका है जो मोमबत्ती जलाना चाहता है, जो नोबेल प्राइज का, पीस प्राइज का इच्छुक है बहुत ज्यादा, और मैं समझता हूं कि इस तबके का मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए, बहुत सारा नुकसान हमारा हो गया। सर ये जो हमने समय आ गया है वापस ताबड़तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल सर, ये जो 2005, 6, 7, 8 का 9 का वक्त हमने देखा जब देश का कोई भी शहर टारगेट कर दिया जाता था, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, जयपुर हो, इन तरह की क्या इन घटनाओं पर लगाम लगा पाने के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये बौखलाहट ज्यादा दिखने लगी है जो पंजाब का इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है वहां पर? देखिए साहब, ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर में तो हम इन्फिल्ट्रेशन 80 से 90% रोक पाए। वहाँ जहाँ 3,500 साढ़े 4,000 वहाँ पे टेररिस्ट होते थे, आज 200 टेररिस्ट रह गए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान नए रास्ते ढूंढ रहा। वो पंजाब में जो रिवराइन टेरेन है, जहाँ से हमारी नदियाँ और नाले बॉर्डर पार जाते हैं, फेंस नहीं है, वहां पे सरकंडा है दोनों तरफ नदी के, उसका फायदा उठा के ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। ये औज नाला से, ब्यास नदी से, रावी नदी के से, जो आपका वहां पे एक नाला है, बहुत सारे नाले और नदियां यहां से जाते हैं। ये नदियों के गैप से वो लोग, जो फेंस में गैप है उसके थ्रू वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, टनल्स बना के वो पार आ रहे हैं। ड्रग्स का उन्होंने जाल पंजाब में फैला दिया है, बहुत सारे लोग उनके काबू में आ गए हैं जो नशेड़ी बन चुके हैं। उनका वो फायदा उठा के टेररिज्म फिर जिंदा करना चाहते हैं, एक नया रास्ता इन्फिल्ट्रेशन का कर रहे हैं। उनके चलते उन्होंने हमारे पठानकोट के एयरबेस पे हमला किया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस था, जो कि 1965 और 1971 के युद्ध में जो पहला वार पाकिस्तान की हवाई फौज का था वो हमारे पठानकोट एयरबेस पे था। अब उन्होंने फिर से वार कर दिया है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने हमारे बेस पे वार किया है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये दूसरी बात है कि वो कुछ नहीं, हमारा बाल बांका नहीं कर सके क्योंकि हमारे लड़के मुस्तैद थे, फिर भी हमें कीमत तो चुकानी पड़ी। लेकिन ऐसे दुस्साहस की पाकिस्तान के ऊपर कोई तो अंकुश होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कीमत उसके लिए बढ़ाई जानी चाहिए। उसको फ्री हम दे दें कि साहब हमारे पास एकमात्र विकल्प है, हम इफ्तार पार्टी खिला के मार देंगे, हम साहब आपको पीस टॉक कर करके आपके मुंह से जंग निकलनी शुरू हो जाएगी, तब तक बातचीत करते रहेंगे। ये क्या बकवास है जी। रक्षा मंत्री मर रहे हैं जी, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने लगातार जो कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं और आतंकियों के मरने का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले महीने में कोई 25 आतंकी मारे जा चुके हैं। 6 तो एक बड़े एनकाउंटर में 3-4 दिन पहले ही मारे गए थे। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन है वो तकरीबन रोक दी गई है। 60%, वो कोई 80 से 90% कम कर दी गई है, और जो बचे खुचे 200 टेररिस्ट रह गए वो कभी कभार इस प्रकार के हरकत करते हैं। लेकिन बात यह है कि इस प्रकार की भी हरकत उन्हें क्यों अलाउ की जाए? हम क्यों केवल अपनी धरती में लड़े? क्यों हम पे यह बंदिश है कि हम सीमा के 1 सेंटीमीटर पार नहीं जा सकते, हम वहां पे तोपे नहीं चला सकते, हवाई जहाज नहीं भेज सकते, मिसाइल नहीं फायर कर सकते उनके कैंपों पे? क्यों नहीं? सर ये जो परिस्थितियां हैं इसकी वजह देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हमें अपनी ही धरती पर लड़ना पड़ रहा है, और ठीक है हमारे जो जवान हैं वो लगातार तमाम कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब इसकी कीमत बार बार चुकानी पड़ रही है। देखिए साहब, अगर आप केवल ढाल से लड़े और तलवार का इस्तेमाल ना करें तो आपकी लड़ाई में कमी रह जाएगी, आपका नुकसान होता रहेगा। केवल रक्षात्मक होकर आज तक कोई लड़ाई नहीं जीता है। आखिरी जो बंदा जिसने ये ट्राई किया था वो था अभिमन्यु,
उसने चक्का उठा लिया था अपने रथ का और उससे लड़ रहा था, वो मारा गया। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि आप कितने रक्षात्मक होकर लड़ सकते हैं, कि आपके सब्र की कोई सीमा नहीं, कि आपके सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं। जितना भी दुश्मन करे आप अपने देश तक ही सीमित रखेंगे, आप 1 इंच सीमा पार नहीं करेंगे। क्या मतलब, आप क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपको? सर, जो बात आप बता रहे हैं कि अब ये बहुत बचे खुचे से हैं, तो क्यों ना एक बड़ा व्यापक अभियान चला दिया जाए, आपको लग रहा है? और इसको चलाने में दिक्कत क्या है? देखिए साहब, अभियान तो वहां चल रहा है, ये अपनी जान बचाकर दुबकते फिरते हैं। आप समझते हैं कि ये कोई बड़ी दादा फौज है जो कि आके खुले में लड़ेगी? ये अपनी जान बचाते फिरते हैं, जहां मौका मिलता है, जहां थोड़ा चूक दिखती है वहां पे ये वार कर देते हैं, भाग जाते हैं, कई मारे जाते हैं, कई फिर वार कर देते हैं। तो ये देखिए, कोई आदमी बिल्कुल लीक प्रूफ कोई छाता नहीं बना सकता लड़ाई के मैदान में जी। 2, 3, 4 भी टेररिस्ट हो तो वो कभी ना कभी वार कर पाएंगे अगर आप पूरे रक्षात्मक होकर लड़े। जम्मू कश्मीर के अंदर अभियान तो हमारे समय से पहले से चल रहा है जी। और मैंने आपको बताया कि 4,500 से ज्यादा तो वहां पे हम लोग टपका के आए थे अपने समय के अंदर जी। और जितने पहले हम मारते थे उतने ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेज देते थे। 2003 में हमने फेंस बनाया और 2005 के बाद ये जो इसकी इन्फिल्ट्रेशन थी ये काफी 80-90% तक ये जो है रोक दी गई थी। फिर हमने मारने शुरू किए जो हमारे देश जम्मू कश्मीर के अंदर थे, आज वहां 200 रह गए जी। हर गर्मी ये कोशिश करते हैं और इन्फिल्ट्रेट करने की। 10-50 कभी सफल होते हैं इतने। तो ऐसा बीहड़ इलाका है कि आप सब जगह ब्लॉक नहीं कर सकते। बख्शी साहब, बिल्कुल अंत में संक्षेप में, बिल्कुल क्योंकि अब पूरे देश की जनता आपको सुन रही है जी। बख्शी साहब, बिल्कुल संक्षेप में अंत में कि ये जो कुछ पंपोर में हुआ है, सबक क्या लेना चाहिए? सबक ये लेना चाहिए साहब कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से फौजी भाषा में बात की जाए। अगर हमारे खून का कतरा भी गिरता है तो वहां भी उससे दुगना तिगना खून गिरना चाहिए सीमा के पार। यहां खून गिराने का कोई खास मतलब नहीं है। ये तो वैसे ही फिदायीन बना के भेजे गए हैं, इनके परिवारों को थोड़ा बहुत पैसा दे दिया है मुंह बंद करने को। ये तो आए ही मरने हैं, आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। जवाब देना है होगा कि हमारे जवान क्यों कीमत देते रहे, बिल्कुल, और सीमा के पार देना होगा। बिल्कुल सर, जवाब देना होगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सवाल यह है कि ये घटनाएं अब ना हो, इसके लिए कम से कम जो सहनशीलता है उसकी कोई हद होनी चाहिए, और वो हद हो चुकी है अब, और जवान अपनी कीमत ना चुकाएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।